हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। रोमियो और जूलियट। वेरोना में दो प्रमुख परिवार अमीर कैपुलेट और मोंटेग्यू थे। इन परिवारों के बीच एक पुराना झगड़ा था जो इतनी ऊंचाई तक बढ़ गया था और उनके बीच दुश्मनी इतनी घातक थी कि यह दोनों पक्षों के अनुयायियों और अनुचरों के लिए दूर दराज के रिश्तेदारों तक फैल गई। इतना कि एक नौकर मोंटेग के घर का कैपुलेट के घर के नौकर से नहीं मिल सका, न ही एक कैपुलेट ने मोंटेग के साथ संयोग से मुलाकात की, लेकिन भयंकर शब्द और कभी कभी रक्तपात हुआ। और इस तरह की आकस्मिक बैठकों से अक्सर विवाद होते थे, जिसने वेरोना की सड़कों की खुशहाली को भंग कर दिया था। ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट ने एक महान भोज बनाया, जिसमें कई गोरी महिलाओं और कई महान मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। वेरोना की सभी प्रशंसित सुंदरियां मौजूद थीं, और सभी आने वालों का स्वागत किया जाता था यदि वे मोंटेग के घर से नहीं थे। कैपुलेट्स की इस दावत में रोमियो के प्रिय पुराने लॉर्ड मोंटेग के बेटे रोजलिन मौजूद थे। और यद्यपि इस सभा में एक मोंटेग का दिखना खतरनाक था, फिर भी रोमियो के एक मित्र बेनवोलियो ने युवा स्वामी को एक मुखौटा के रूप में इस सभा में जाने के लिए राजी किया, ताकि वह अपनी रोजलिन को देख सके और उसे देखकर उसकी तुलना वेरोना की कुछ पसंद की सुंदरियों से करे, जो उसने कहा उसे अपने हंस को कौवा समझेगी। रोमियो को बेनवोलियो की बातों पर थोड़ा विश्वास था, फिर भी रोजलिन के प्यार के लिए उसे जाने के लिए राजी कर लिया गया। रोमियो के लिए एक ईमानदार और भावुक प्रेमी था, और जिसने प्यार के लिए अपनी नींद खो दी और अकेले रहने के लिए समाज से भाग गया, रोजलिन पर सोच रहा था, जिसने उसका तिरस्कार किया और कभी भी अपने प्यार को कम से कम शिष्टाचार या स्नेह के साथ नहीं लिया। और बेनवोलियो ने अपने मित्र को महिलाओं और संगति की विविधता दिखाकर इस प्रेम के अपने मित्र को ठीक करना चाहा। कैपुलेट्स की इस दावत में बेनवोलियो और उनके दोस्त मर्कुटियो के साथ युवा रोमियो नकाबपोश गए। ओल्ड कैपुलेट ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि जिन महिलाओं के पैर की उंगलियों में कौंस नहीं है, वे उनके साथ नृत्य करेगी। और बूढ़ा हल्का फुल्का और हंसमुख था, और उसने कहा कि जब वह छोटा था तब उसने एक मुखौटा पहना था और एक गोरी महिला के कान में एक फुसफुसाती कहानी कह सकता था। और वे नाचने के लिए गिर गए, और रोमियो अचानक एक महिला की अत्यधिक सुंदरता से प्रभावित हुआ, जो वहां नृत्य करती थी, जो उसे मशालों को उज्जवल जलाने के लिए सिखाती थी, और रात में उसकी सुंदरता एक ब्लैकमोर द्वारा पहने गए समृद्ध गहने की तरह दिखाना था। सुंदरता उपयोग के लिए बहुत समृद्ध है, पृथ्वी के लिए बहुत प्रिय है। एक बर्फीले कबूतर की तरह कौवे के साथ उसने कहा, उसकी सुंदरता और पूर्णता महिलाओं के ऊपर उसके साथी के ऊपर चमक गई। जब उन्होंने इन स्तुतियों का उच्चारण किया, तो उन्हें लॉर्ड कैपुलेट के भतीजे टायबाल्ट ने सुना, जो उन्हें उनकी आवाज से रोमियो के रूप में जानते थे। और यह टायबाल्ट एक उग्र और भावुक स्वभाव के होने के कारण यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक मोंटेग को एक मुखौटा के नीचे आना चाहिए, भागने के लिए और उनके सम्मान में, जैसा उसने कहा, तिरस्कार। और वह धावा बोल दिया और बहुत क्रोधित हुआ, और युवा रोमियो को मार डाला होता। लेकिन उनके चाचा पुराने लॉर्ड कैपुलेट उस समय उन्हें अपने मेहमानों के सम्मान में किसी भी तरह की चोट के लिए पीड़ित नहीं करेंगे, और क्योंकि रोमियो ने खुद को एक सज्जन की तरह पैदा किया था और वेरोना में सभी जीवों ने उन्हें एक गुणी और अच्छी तरह से शासित युवा टायबाल्ट अपनी इच्छा के विरुद्ध धैर्य रखने के लिए मजबूर खुद को संयमित किया, लेकिन कसम खाए कि इस नीच मोंटेग को एक और समय में उसकी घुसपैठ के लिए महंगा भुगतान करना चाहिए। नृत्य किया जा रहा था। रोमियो ने उस स्थान को देखा जहां महिला खड़ी थी, और अपनी नकाबपोश आदत के पक्ष में, जो आंशिक रूप से स्वतंत्रता का बहाना प्रतीत हो सकता है, उसने उसे हाथ से लेने के लिए सबसे कोमल तरीके से माना। इसे एक मंदिर कहा, जिसे अगर उसने छूकर अपवित्र किया, तो वह एक शर्माता तीर्थयात्री था, और प्रायश्चित के लिए यह चुंबन होगा। अच्छा तीर्थ महिला अपने भक्ति से पता चलता है अभी तक भी सुशील और भी सभ्य द्वारा। सन्यासी हाथ जो तीर्थयात्रियों को छूने नहीं बल्कि चुंबन हो सकता है। उत्तर दिया, क्या संतों के होंठ नहीं है, और तीर्थयात्री भी? रोमियो ने कहा, हाँ। महिला ने कहा, होंठ जो उन्हें प्रार्थना में उपयोग करने चाहिए। ओह, फिर मेरे प्रिय संत, रोमियो ने कहा, मेरी प्रार्थना सुनो और इसे अनुदान दो, ऐसा न हो कि मैं निराश हो जाऊं।
ऐसे ही मुहावरों और प्रेमपूर्ण दंभों में वे तब लगे हुए थे जब महिला को उसकी मां के पास बुलाया गया था, और रोमियो ने अपनी मां के बारे में पूछताछ करते हुए पाया कि जिस महिला की अनुपम सुंदरता से वह इतना प्रभावित था, वह युवा जूलियट थी, जो मॉन्टेग्यूज के महान दुश्मन लॉर्ड कैपुलेट की बेटी और उत्तराधिकारी थी, और यह कि उसने अनजाने में अपना हृदय अपने शत्रु से लगा लिया था। इसने उसे परेशान किया, लेकिन यह उसे प्यार करने से नहीं रोक सका। जूलियट के पास थोड़ा आराम था जब उसने पाया कि जिस सज्जन व्यक्ति के साथ वह बात कर रही थी वह रोमियो और मोंटेग था, क्योंकि वह अचानक रोमियो के लिए उसी जल्दबाजी और असंगत जुनून के साथ मारा गया था जिसे उसने उसके लिए कल्पना की थी, और प्रेम का एक विलक्षण जन्म उसे ऐसा लगा कि उसे अपने शत्रु से प्रेम करना चाहिए और उसका स्नेह वही बसना चाहिए जहां पारिवारिक विचार उसे मुख्य रूप से घृणा करने के लिए प्रेरित करे। आधी रात हो रही थी। रोमियो अपने साथियों के साथ चला गया, परंतु वे शीघ्र ही उसे भूल गए, क्योंकि जिस घर में उसने अपना मन छोड़ा था वहां से दूर न रह पाने के कारण उसने जूलियट के घर के पीछे के बाग की दीवार से छलांग लगा दी। यहाँ वह लंबे समय तक नहीं रहा था, अपने नए प्यार पर विचार कर रहा था, जब जूलियट ऊपर एक खिड़की पर दिखाई दी, जिसके माध्यम से उसकी अत्यधिक सुंदरता पूर्व में सूरज की रोशनी की तरह टूट रही थी, और चंद्रमा, जो एक फीकी रोशनी के साथ बाग में चमक रहा था, रोमियो को इस तरह दिखाई दिया जैसे कि इस नए सूरज की बेहतर चमक पर बीमार और शोक से पीला पड़ गया हो, और उसने अपने गाल को अपने हाथ पर टिका दिया। उसने जोश से उस हाथ पर एक दस्ताना चाहा कि वह उसके गाल को छू सके। उसने यह सब अपने आप को अकेला समझते हुए एक गहरी आह भरी और कहा, आह मैं। रोमियो उसकी बात को सहन करने के लिए उत्साहित होकर उसके द्वारा धीरे से और अनसुना कहा, ओह फिर से बोलो उज्ज्वल परी, ऐसे के लिए तुम मेरे सिर के ऊपर स्वर्ग से एक पंखों वाले दूत की तरह दिखाई देते हो, जिस पर नश्वर वापस टकटकी लगाने के लिए आते हैं। वह अनसुनी होने के कारण और उस नए जुनून से भरी हुई जिसे उस रात के साहसिक कार्य ने जन्म दिया था, अपने प्रेमी को नाम से पुकारा जिसे वह अनुपस्थित मानती थी। हे रोमियो, रोमियो, उसने कहा, तू रोमियो क्यों है? मेरे निमित्त आपके पिता का इनकार कर और आपके नाम से इनकार कर, या यदि तू न चाहे तो मेरी शपथ के सिवा हो और मैं अब गुलेल न रहूंगी। रोमियो इस प्रोत्साहन से बेहोश होकर बोलता, लेकिन वह और अधिक सुनने की इच्छा रखता था, और महिला ने अपने साथ अपने भावुक प्रवचन को जारी रखा जैसा उसने सोचा था। अभी भी रोमियो को रोमियो और मोंटेग होने के लिए डांट रही थी, और उसे कोई और नाम देना चाहती थी, या कि वह उस नफरत वाले नाम को दूर कर देगी, और उस नाम के लिए जो कोई हिस्सा नहीं था उसे खुद ही सब कुछ लेना चाहिए। इस प्रेमपूर्ण शब्द पर रोमियो अब और नहीं रुक सकता था, लेकिन संवाद को इस तरह लेते हुए जैसे कि उसके शब्दों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया गया हो, और न केवल कल्पना में, उसने उसे प्यार कहा, या किसी अन्य नाम से जिसे वह पसंद करती है, क्योंकि वह रोमियो नहीं रह गया था अगर वह नाम उसे नापसंद कर रहा था। जूलियट बगीचे में एक आदमी की आवाज सुनकर घबरा गई। पहले तो यह नहीं पता था कि यह कौन था कि रात और अंधेरे के पक्ष में उसके रहस्य की खोज पर ठोकर खाई थी, लेकिन जब उसने फिर से बात की, हालांकि उसके कानों ने अभी तक उस जीव के 100 शब्दों को नहीं पिया था, फिर भी एक प्रेमी की सुनवाई इतनी अच्छी है कि वह तुरंत उसे युवा रोमियो के रूप में जानती थी, और उसने उसके साथ उस खतरे को उजागर किया जो उसके पास था। बाग की दीवारों पर चढ़कर खुद को उजागर किया, क्योंकि अगर उसका कोई रिश्तेदार उसे वहां ढूंढता है तो मोंटेग होने के कारण यह उसके लिए मौत होगी। अलेक, रोमियो ने कहा, तुम्हारी दृष्टि में उनकी 20 तलवारों की तुलना में अधिक खतरा है। क्या तू मुझ पर दया करता है, महिला, और मैं उनकी दुश्मनी के खिलाफ सबूत हूँ। बेहतर है कि मेरा जीवन उनकी घृणा से समाप्त हो जाए, उस घृणापूर्ण जीवन को आपके प्यार के बिना जीने के लिए लंबा किया जाए। जूलियट ने कहा, आप इस जगह पर कैसे आए? प्यार ने मुझे निर्देशित किया, रोमियो ने उत्तर दिया। मैं कोई पायलट नहीं हूँ, फिर भी क्या आप मुझसे दूर उस विशाल तट के रूप में दूर हैं जो सबसे दूर समुद्र से धोया जाता है। मुझे इस तरह के व्यापार के लिए उद्यम करना चाहिए। जूलियट के चेहरे पर एक क्रिम्सन ब्लश आ गया, फिर भी रात के कारण रोमियो द्वारा अनदेखा किया गया। जब उसने उस खोज पर प्रतिबिंबित किया जो उसने बनाई थी, फिर भी इसे बनाने का कोई मतलब नहीं था, रोमियो के लिए उसका प्यार।
वह मूर्छित होकर अपने शब्दों को याद कर लेती, लेकिन यह नामुमकिन था। बेहोश होकर वह रूप पर खड़ी होती और अपने प्रेमी को दूरी पर रखती, जैसा कि बुद्धिमान महिलाओं का रिवाज है। पहले तो भौंकना और विकृत होना और अपने प्रेमी को कठोर इनकार करना, खड़े होने के लिए, और जहां वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वहां एक शर्म या उदासीनता को प्रभावित करते हैं, ताकि उनके प्रेमी उन्हें बहुत हल्के या बहुत आसानी से जीत न सके। प्राप्ति की कठिनाई के लिए वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन उसके मामले में इनकार या टाल मटोल या देरी और लंबी प्रेमालाप की किसी भी प्रथागत कला के लिए कोई जगह नहीं थी। रोमियो ने अपनी जीभ से सुना था, जब उसने सपना नहीं देखा कि वह उसके पास है। उसके प्यार का एक कबूलनामा, इसलिए एक ईमानदार स्पष्टता के साथ, जो उसकी स्थिति की नवीनता को माफ कर देती थी। उसने जो कुछ भी सुना था उसकी सच्चाई की पुष्टि की, और उसे फेयर मोंटेग के नाम से संबोधित करते हुए, प्यार एक खट्टा नाम मीठा कर सकता है। उसने उसे आसानी से आरोपित न करने के लिए भीख मांगी, लेविटिटी या योग्य दिमाग के सामने झुकना, लेकिन रात की दुर्घटना पर उसे इसका दोष देना चाहिए, यदि यह एक गलती थी जिसने उसके विचारों को बहुत अजीब तरीके से खोजा था। और उसने आगे कहा कि यद्यपि उसके प्रति उसका व्यवहार पर्याप्त विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है, उसके लिंग के रिवाज से मापा जाता है, फिर भी वह कई लोगों की तुलना में अधिक सच साबित होगी जिनकी विवेक अलग थी और उनकी विनम्रता कृत्रिम चालाकी थी। रोमियो इस बात का गवाह बनने के लिए स्वर्ग को बुलाने लगा था कि ऐसी सम्मानित महिला पर अपमान की छाया लगाने के अलावा उसके विचारों से दूर कुछ भी नहीं था। जब उसने उसे रोका, उससे शपथ न लेने की भीख मांगी, क्योंकि वह उसमें आनंदित थी, तो भी उसे उस रात के अनुबंध का कोई आनंद नहीं था। यह बहुत उतावला था, बहुत बिना सलाह के, बहुत अचानक। लेकिन वह उस रात उसके साथ प्रेम की शपथ का आदान प्रदान करने के लिए जरूरी था। उसने कहा कि उसने पहले ही उसे अनुरोध करने से पहले ही उसे दे दिया था, जिसका अर्थ है, जब उसने अपना कबूलनामा सुना। लेकिन वह फिर से देने की खुशी के लिए जो उसने दिया था उसे वापस ले लिया, क्योंकि उसकी उदारता समुद्र के समान अनंत थी और उसका प्यार गहरा था। इस प्रेमपूर्ण सम्मेलन से उसे उसकी नज़ ने दूर बुलाया, जो उसके साथ सो गई, और सोचा कि यह उसके बिस्तर पर होने का समय है, क्योंकि यह भोर के करीब था। लेकिन जल्दबाजी में लौटते हुए उसने रोमियो से 3 या 4 शब्द और कहे, जिसका तात्पर्य यह था कि यदि उसका प्यार वास्तव में सम्मानजनक था और उसका उद्देश्य विवाह, तो वह कल उसके पास एक दूत भेजेगी ताकि उनकी शादी का समय निर्धारित किया जा सके। जब वह अपनी सारी संपत्ति उसके चरणों में रखेगी और दुनिया भर में अपने स्वामी के रूप में उसका अनुसरण करेगी। जब वे इस बिंदु को सुलझा रहे थे, तो जूलियट को उसकी नज़ द्वारा बार बार बुलाया गया था, और वह अंदर गई और लौट आए, और चली गई और फिर से लौट आए, क्योंकि वह रोमियो से अपने पक्षी की एक युवा लड़की के रूप में जाने से ईर्ष्या कर रही थी, जिसे वह हॉप करेगी उसके हाथ से थोड़ा सा और उसे रेशमी धागे से वापस ले लो। और रोमियो भी उससे अलग होने से कतराती थी, क्योंकि प्रेमियों के लिए सबसे मधुर संगीत रात में एक दूसरे की जुबान की आवाज होती है। लेकिन अंत में वे उस रात के लिए परस्पर मीठी नींद और आराम की कामना करते हुए अलग हो गए। वह दिन टूट रहा था जब वे अलग हो गए, और रोमियो, जो अपनी मालकिन के विचारों से बहुत भरा हुआ था और उस धन्य बैठक को सोने की अनुमति देने के लिए घर जाने के बजाय फ्रायर लॉरेंस को खोजने के लिए अपने पाठ्यक्रम को एक मठ के लिए कठिन मोड़ दिया। अच्छा तपस्वी पहले से ही अपनी भक्ति में था, लेकिन इतनी जल्दी विदेश में युवा रोमियो को देखकर उसने ठीक ही अनुमान लगाया कि उस रात उसका पालन नहीं किया गया था, लेकिन युवा स्नेह के किसी विकार ने उसे जगाए रखा था। रोमियो के जागने का कारण प्रेम पर आरोपित करने में वह सही था, लेकिन उसने वस्तु पर गलत अनुमान लगाया, क्योंकि उसने सोचा था कि रोजलिन के लिए उसके प्यार ने उसे जगाए रखा था। लेकिन जब रोमियो ने जूलियट के लिए अपने नए जुनून का खुलासा किया और उस दिन उनसे शादी करने के लिए तपस्वी की सहायता का अनुरोध किया, तो पवित्र व्यक्ति ने रोमियो के प्यार में अचानक बदलाव पर एक तरह से आश्चर्य में अपनी आंखें और हाथ उठाए, क्योंकि वह गुप्त था रोजलिन के लिए रोमियो के सभी प्यार और उसके तिरस्कार की उसकी कई शिकायतों के लिए। और उसने कहा कि जवानों का प्रेम उनके मन में नहीं, वरन उनकी आंखों में है। लेकिन रोमियो ने जवाब दिया कि वह खुद अक्सर रोजलिन पर ध्यान देने के लिए उसे चिढ़ाता था,
जो उसे फिर से प्यार नहीं कर सकता था, जबकि जूलियट दोनों उससे प्यार करती थी और उससे प्यारी थी। तपस्वी ने उसके कारणों पर कुछ हद तक सहमति व्यक्त की, और यह सोचकर कि युवा जूलियट और रोमियो के बीच एक वैवाहिक गठबंधन खुशी से कैपुलेट्स और मोंटेग्यूज के बीच लंबे समय तक टूटने का साधन हो सकता है, जो इस अच्छे तपस्वी की तुलना में अधिक विलाप नहीं करता था, जो दोनों परिवारों के लिए एक दोस्त था और अक्सर हस्तक्षेप करता था बिना प्रभाव के। झगड़ा करने के लिए उसकी मध्यस्थता, आंशिक रूप से नीति से प्रेरित और आंशिक रूप से युवा रोमियो के प्रति उनके प्रेम के कारण, जिनसे वह कुछ भी इनकार नहीं कर सकते थे, बूढ़े ने शादी में हाथ मिलाने के लिए सहमति व्यक्त की। अब रोमियो वास्तव में धन्य था, और जूलियट, जो एक संदेशवाहक से अपने इरादे को जानता था, जिसे उसने वादे के अनुसार भेजा था, फ्रायर लॉरेंस के सेल में जल्दी होने में असफल नहीं हुआ, जहां उनके हाथ पवित्र विवाह में शामिल हो गए थे। अच्छे तपस्वी प्रार्थना उस कृत्य पर मुस्कुराने के लिए स्वर्ग और इस युवा मोंटेग और युवा कैपुलेट के मिलन में अपने परिवारों के पुराने संघर्ष और लंबे मतभेदों को दफनाने के लिए। समारोह समाप्त होने के बाद जूलियट घर चली गई, जहां वह रुकी थी, रात के आने के लिए अधीर थी, जिस समय रोमियो ने आने और उससे मिलने का वादा किया था, जहां वे रात को मिले थे। और बीच का समय उसे उतना ही थका देने वाला लग रहा था, जैसे किसी बड़े उत्सव से पहले की रात एक अधीर बच्चे को लगती है, जिसके पास एक नया रंग है, जिसे वह सुबह तक नहीं पहन सकती। उसी दिन दोपहर के करीब रोमियो के दोस्त बेनवोलियो और मर्कुटियो वेरोना की सड़कों पर घूमते हुए कैपुलेट्स की एक पार्टी से मिले, जिनके सिर पर तेज तर्रार टायबाल्ट था। यह वही क्रोधित टायबाल्ट था जो पुराने लॉर्ड कैपुलेट की दावत में रोमियो से लड़ता था। उसने मर्कुटियो को देखकर उस पर रोमियो, एक मोंटेग्यू के साथ जुड़ने का स्पष्ट आरोप लगाया। मर्कुटियो, जिनके पास टायबाल्ट के समान आग और युवा रक्त था, ने इस आरोप का कुछ तीखेपन के साथ उत्तर दिया। और सभी के बावजूद बेनवोलियो अपने क्रोध को कम करने के लिए कह सकता था। एक झगड़ा शुरू हो रहा था, जब रोमियो खुद उस रास्ते से गुजर रहा था। भयंकर टायबाल्ट मर्कुटियो से रोमियो में बदल गया और उसे खलनायक का अपमानजनक पद दिया। रोमियो सभी पुरुषों के ऊपर टायबाल्ट के साथ झगड़े से बचना चाहता था, क्योंकि वह जूलियट का रिश्तेदार था और उसके द्वारा बहुत प्रिय था। इसके अलावा यह युवा मोंटेग कभी भी पारिवारिक झगड़े में पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। स्वभाव से बुद्धिमान और सौम्य होने के कारण, और एक कैपुलेट का नाम जो उसकी प्रिय महिला का नाम था, अब रोष को उत्तेजित करने के लिए एक प्रेरी की तुलना में आक्रोश को कम करने के लिए एक आकर्षण था। इसलिए उन्होंने टायबाल्ट के साथ तर्क करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने गुड कैपुलेट के नाम से हल्के से सलाम किया, जैसे कि वह, हालांकि एक मोंटेग्यू, उस नाम का उच्चारण करने में कुछ गुप्त आनंद था। लेकिन टायबाल्ट, जो सभी मोंटेग्यू से नफरत करता था क्योंकि वह नरक से नफरत करता था, कोई कारण नहीं सुनता था, लेकिन अपना हथियार खींचता था। और मर्कुटियो, जो टायबाल्ट के साथ शांति की इच्छा के लिए रोमियो के गुप्त मकसद के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अपनी वर्तमान सहनशीलता को एक प्रकार के शांत अपमानजनक समर्पण के रूप में देखते थे। कई तिरस्कारपूर्ण शब्दों ने टायबाल्ट को उसके साथ अपने पहले झगड़े के अभियोजन के लिए उकसाया, और टायबाल्ट और मर्कुटियो लड़े, जब तक मर्कुटियो गिर नहीं गया, उसकी मौत का घाव प्राप्त हुआ, जबकि रोमियो और बेनवोलियो लड़ाकों को अलग करने के लिए व्यर्थ प्रयास कर रहे थे। मर्कुटियो के मृत होने के कारण रोमियो ने अब अपना आपा नहीं रखा, लेकिन खलनायक के अपमानजनक पद को वापस कर दिया जो टायबाल्ट ने उसे दिया था, और वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि रोमियो द्वारा टायबाल्ट को मार नहीं दिया गया। दोपहर के समय वेरोना के बीच में यह घातक शोर शराबा हुआ। इसके समाचार ने शीघ्र ही नागरिकों की भीड़ को मौके पर पहुंचा दिया, और उनमें से लॉर्ड्स कैपुलेट और मोंटेग्यू, उनकी पत्नियों के साथ, और जल्द ही राजकुमार के आने के तुरंत बाद, जो मर्कुटियो से संबंधित था, जिसे टायबाल्ट ने मार डाला था, और अपनी सरकार की शांति को अक्सर मोंटेग्यूज और कैपुलेट्स के इन विवादों से परेशान करते हुए, उन लोगों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प आया था। अपराधी पाया जाना चाहिए। बेनवोलियो, जो इस मैदान के चश्मदीद गवाह थे, को राजकुमार ने इसकी उत्पत्ति के बारे में बताने का आदेश दिया था, जो उसने किया। रोमियो को चोट पहुंचाए बिना जितना हो सके सच्चाई के करीब रखते हुए, उस हिस्से को नर्म और क्षमा करना जो उसके दोस्तों ने इसमें लिया था।
लेडी कैपुलेट, जिसके अपने रिश्तेदार टायबाल्ट के नुकसान के लिए अत्यधिक डैक ने उसे बदला लेने में कोई सीमा नहीं रखी। राजकुमार को अपने हत्यारे पर सख्त न्याय करने के लिए प्रोत्साहित किया और बेनवोलियो के प्रतिनिधित्व पर ध्यान न दें, जो रोमियो के दोस्त और ए मोंटेग ने आंशिक रूप से बात की। इस प्रकार उसने अपने नए दामाद के खिलाफ याचना की, लेकिन वह अभी तक नहीं जानती थी कि वह उसका दामाद और जूलियट का पति है। दूसरी ओर लेडी मोंटेग को अपने बच्चे के जीवन के लिए याचना करते हुए और कुछ न्याय के साथ बहस करते हुए देखा जाना था कि रोमियो ने टायबाल्ट के जीवन को लेने के लिए दंड के योग्य कुछ भी नहीं किया था, जो पहले से ही मरकुटियों को मारकर कानून के लिए जब्त कर लिया गया था। राजकुमार इन महिलाओं के भावुक विस्मयादिबोधक से अप्रभावित तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच करने पर अपनी सजा सुनाए और उस वाक्य से रोमियो को वेरोना से भगा दिया गया। युवा जूलियट के लिए भारी खबर, जो कुछ ही घंटों की दुल्हन थी और अब इस फरमान से हमेशा के लिए तलाकशुदा लग रही थी। जब खबर उसके पास पहुंची, तो उसने सबसे पहले रोमियो के खिलाफ क्रोध किया, जिसने उसके प्यारे चचेरे भाई को मार डाला था। उसने उसे एक सुंदर अत्याचारी, एक शैतानी देवदूत, एक क्रूर कबूतर, एक भेड़िए की प्रकृति वाला एक भेड़ का बच्चा, एक सद्दिल, एक फूल चेहरे के साथ छुपाया और अन्य जैसे विरोधाभासी नाम, जो उसके प्यार के बीच उसके दिमाग में संघर्ष को दर्शाता है और उसकी नाराजगी। लेकिन अंत में प्यार को महारत हासिल हो गई, और जो आंसू उसने डैक के लिए बहाए थे कि रोमियो ने अपने चचेरे भाई को मार डाला था, खुशी की बूंदों में बदल गया कि उसका पति रहता था जिसे टायबाल्ट मार डालता। फिर ताजा आंसू आए और रोमियो के निर्वासन के लिए वे पूरी तरह से दुखी थे। वह शब्द उसके लिए कई टायबाल्ट की मृत्यु से भी अधिक भयानक था। रोमियो युद्ध के बाद फ्रायर लॉरेंस के कक्ष में शरण ले चुका था, जहां उसे पहले राजकुमार की सजा से परिचित कराया गया था, जो उसे मौत से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वेरोना की दीवारों से बाहर कोई दुनिया नहीं थी, जूलियट की दृष्टि से बाहर कोई जीवन नहीं था। स्वर्ग वहां था जहां जूलियट रहती थी, और उससे आगे सब कुछ शुद्धिकरण, यातना, नरक था। अच्छे तपस्वी ने अपने दुखों पर दर्शन की सांत्वना को लागू किया होगा, परंतु इस उन्मत्त जवान ने किसी की न सुनी, परंतु पागलों की नाई के बाल फाड़े और अपकी कब्र का नाप लेने के लिए के कहने के अनुसार भूमि पर गिर पड़े। इस अनुचित स्थिति से वह अपनी प्रिय महिला के एक संदेश से उत्तेजित हो गया, जिसने उसे थोड़ा पुनर्जीवित किया, और फिर तपस्वी ने लाभ उठाकर उसके साथ उस अमानवीय कमजोरी को उजागर किया जो उसने दिखाई थी। उसने टायबाल्ट को मार डाला था, लेकिन क्या वह खुद को भी मार डालेगा, अपनी प्यारी महिला को मार डालेगा, जो उसके जीवन में जीवित थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का महान रूप मोम के आकार का था, जब वह साहस चाहता था जो उसे दृढ़ बनाए रखे। कानून उसके लिए उदार था कि मृत्यु के बजाय जो उसने किया था, उसने राजकुमार के मुंह से केवल निर्वासन की घोषणा की थी। उसने टायबाल्ट को मार डाला था, लेकिन टायबाल्ट ने उसे मार डाला होगा, उसमें एक तरह की खुशी थी। जूलियट जीवित थी और सभी आशाओं से परे उसकी प्रिय पत्नी बन गई थी। उसमें वह सबसे ज्यादा खुश था। ये सभी आशीर्वाद, जैसा कि तपस्वी ने उन्हें बनाया, क्या रोमियो ने उससे एक उदास दुर्व्यवहार करने वाली लड़की की तरह रखा, और तपस्वी ने उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि निराश उसने कहा दुखी मर गया। फिर जब रोमियो थोड़ा शांत हुआ तो उसने उससे सलाह दी कि वह उस रात जाकर चुपके से जूलियट की छुट्टी ले ले और वहां से सीधे मंटुआ के लिए आगे बढ़े, जहां वह तब तक रुके जब तक कि तपस्वी को अपनी शादी को प्रकाशित करने का उपयुक्त अवसर न मिले, जो हो सकता है अपने परिवारों में मेल मिलाप का एक आनंदमय साधन बने। और तब उसने संदेह न किया, परंतु प्रधान उसे क्षमा करने के लिए प्रेरित हुआ, और वह शोक के मारे जाने से 20 गुना अधिक आनंद के साथ लौटेगा। रोमियो तपस्वी की इन बुद्धिमान सलाहों से आश्वस्त था, और उसने जाने के लिए अपनी महिला की तलाश की, उस रात उसके साथ रहने का प्रस्ताव रखा, और दिन के उजाले में अकेले मंटुआ की यात्रा का पीछा किया। किस स्थान पर अच्छे तपस्वी ने उन्हें घर की स्थिति से परिचित कराते हुए समय समय पर पत्र भेजने का वादा किया। उस रात रोमियो अपनी प्यारी पत्नी के साथ गुजरा उस बाग से उसके कक्ष में गुप्त प्रवेश प्राप्त कर रहा था, जिसमें उसने एक रात पहले उसके प्यार का कबूलनामा सुना था। वह बेमिसाल आनंद और उल्लास की रात थी, लेकिन इस रात के आनंद और इन प्रेमियों ने एक दूसरे के समाज में जो आनंद लिया,
वह दुख की बात है कि विदाई की संभावना और पिछले दिन के घातक कारनामों से दुख हुआ। अवांछित भोर बहुत जल्द आने वाली थी, और जब जूलियट ने लाक का सुबह का गीत सुना तो उसने खुद को समझा लिया होगा कि यह कोकिला है जो रात में गाती है। लेकिन यह वास्तव में लाक था जो गाता था, और एक अप्रिय नोट उसे लग रहा था, और पूर्व में दिन की लकीरों ने भी निश्चित रूप से संकेत दिया कि इन प्रेमियों के अलग होने का समय आ गया था। रोमियो ने भारी मन से अपनी प्रिय पत्नी से विदा ली, और दिन में हर घंटे मंटुआ से उसे लिखने का वादा किया। और जब वह उसकी कोठरी की खिड़की से उतरा, जब वह उसके नीचे जमीन पर खड़ा था, उस उदास पूर्वाभास की स्थिति में जिसमें वह थी, वह उसकी आंखों को एक कब्र के नीचे एक मृत के रूप में दिखाई दिया। रोमियो के दिमाग ने उसे उसी तरह गलत समझा, परंतु अब उसे शीघ्रता से विदा किया गया, क्योंकि भोर के बाद वह वेरोना की शहरपनाह के भीतर मृत्यु थी। यह स्टार क्रॉस प्रेमियों की इस जोड़ी की त्रासदी की शुरुआत थी। पुराने लॉर्ड कैपुलेट ने जूलियट के लिए एक मैच का प्रस्ताव रखने से कई दिन पहले रोमियो नहीं गया था। जिस पति को उसने उसके लिए चुना था, यह सपने में भी नहीं देखा था कि वह पहले से ही शादीशुदा है। वह काउंट पेरिस था, एक वीर, युवा और महान सज्जन। युवा जूलियट के लिए कोई अयोग्य प्रेमी नहीं अगर उसने रोमियो को कभी नहीं देखा होता। घबराई हुई जूलियट अपने पिता के प्रस्ताव से दुखी थी। उसने अपनी युवावस्था को शादी के लिए अनुपयुक्त बताया। हाल ही में टायबाल्ट की मृत्यु, जिसने उसकी आत्माओं को किसी भी चेहरे के साथ पति से मिलने के लिए बहुत कमजोर छोड़ दिया था, और कैपुलेट्स के परिवार के लिए यह कितना अशोभनीय होगा कि वह एक विवाह भोज मना रहा हो। उनके अंतिम संस्कार की रस्में शायद ही खत्म हुई थी। उसने मैच के खिलाफ हर कारण की गुहार लगाई, लेकिन सच यह था कि वह पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन लॉर्ड कैपुलेट उसके सभी बहाने बहरे थे, और एक अनिवार्य तरीके से उसे तैयार होने का आदेश दिया, क्योंकि अगले गुरुवार तक उसकी शादी पेरिस से होनी चाहिए, और उसे एक पति, अमीर, युवा और कुलीन, जैसे कि वेरोना में सबसे गर्वित नौकरानी खुशी से स्वीकार कर सकती है। वह एक प्रभावित शर्मीलेपन से इसे सहन नहीं कर सका, क्योंकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसे अपने अच्छे के लिए बाधाओं का विरोध करना चाहिए। भाग्य इस चरम सीमा में जूलियट ने मित्रवत तपस्वी के लिए आवेदन किया, हमेशा संकट में एक परामर्शदाता, और उसने उससे पूछा कि क्या उसके पास एक हताश उपाय करने का संकल्प है, और उसने जवाब दिया कि वह अपने प्यारे पति पेरिस से शादी करने के बजाय जिंदा कब्र में जाएगी। रहते हुए उसने उसे घर जाने और आनंदमय दिखने का निर्देश दिया, और उसके पिता की इच्छा के अनुसार पेरिस से शादी करने की सहमति दी। और अगली रात, जो शादी से पहले की रात थी, एक शीशी की सामग्री को पीने के लिए जो फिर उसने उसे दिया, जिसका प्रभाव यह होगा कि पीने के 2-40 घंटे तक वह ठंडा और बेजान दिखाई दे, और जब दूल्हा उसे लेने के लिए सुबह आया तो वह उसे मृत पाया कि तब वह जन्म लेगी, जैसा कि उस देश में था, जो एक बीर पर खुला था, परिवार की तिजोरी में दफनाया गया था, कि अगर वह स्त्री भय को दूर कर सकती है और इस भयानक परीक्षण के लिए सहमति दे सकती है, तो तरल निगलने के 42 घंटे में ऐसा उसका निश्चित ऑपरेशन था। वह एक सपने की तरह जागना सुनिश्चित करेगी, और उसके जागने से पहले वह उसके पति को उनकी चाल बता देता, और वह रात को आकर उसे वहां से मंटुआ ले जाए। प्यार और पेरिस से शादी करने के डर ने युवा जूलियट को इस भयानक साहसिक कार्य को करने की ताकत दी, और उसने उनके निर्देशों का पालन करने का वादा करते हुए तपस्वी की शीशी ली। मठ से जाते हुए वह युवा काउंट पेरिस से मिली, और विनम्रता से अलग होकर उसकी दुल्हन बनने का वादा किया। यह प्रभु कैपुलेट और उसकी पत्नी के लिए हर्षित करने वाला समाचार था। ऐसा लग रहा था कि युवाओं को बूढ़े में डाल दिया गया है, और जूलियट, जिसने गिनती से इनकार करके उसे बहुत नाराज किया था, वह फिर से उसकी प्रिय थी। अब उसने आज्ञाकारी होने का वादा किया था। निकट विवाह के विरोध में घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। इस तरह के उत्सव की खुशियां तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जैसा कि वेरोना ने पहले कभी नहीं देखा था। बुधवार की रात जूलियट ने औषधि पी ली। उसे बहुत सी शंकाएं थीं, कहीं ऐसा न हो कि तपस्वी रोमियो से उसकी शादी करने के लिए उस पर लगाए गए दोष से बचने के लिए उसे जहर दे दे, लेकिन तब वह हमेशा एक पवित्र व्यक्ति के लिए जाने जाते थे। तो कहीं ऐसा न हो कि वह उस समय से पहले जाग जाए जब रोमियो उसके पास आने वाला था।
क्या जगह का आतंक, मृत कैपुलेट्स की हड्डियों से भरा एक तिजोरी, और जहां टायबाल्ड सभी खूनी अपने कफन में उत्सव मना रहे थे, उसे विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने फिर से उन सभी कहानियों के बारे में सोचा जो उसने उन जगहों पर आत्माओं के बारे में सुनी थी जहां उनके शरीर दिए गए थे। लेकिन फिर रोमियो के लिए उसका प्यार और पेरिस के प्रति उसका घृणा वापस आ गया, और वह बुरी तरह से मसौदे को निगल गई और असंवेदनशील हो गई। जब युवा पेरिस सुबह सुबह अपनी दुल्हन को जगाने के लिए संगीत के साथ आया, तो एक जीवित जूलियट के बजाय उसके कक्ष ने एक बेजान लाश का नीरस तमाशा प्रस्तुत किया। उसकी उम्मीदों के लिए क्या मौत, फिर क्या भ्रम पूरे घर में व्याप्त हो गया। गरीब पेरिस ने अपनी दुल्हन को विलाप करते हुए, जिसके लिए सबसे घृणित मौत ने उसे धोखा दिया था, उनके हाथ मिलाने से पहले ही उससे तलाक ले लिया था। लेकिन इससे भी अधिक दयनीय यह था कि बूढ़े भगवान और लेडी कैपुलेट के शोक को सुनना था, जिन्होंने इससे एक गरीब प्यार करने वाले बच्चे को आनंदित और सांत्वना देने के लिए क्रूर मौत ने उसे उनकी दृष्टि से छीन लिया था। जैसे कि ये सावधान माता पिता थे, एक आशाजनक और लाभप्रद मैच द्वारा उसे उन्नत, जैसा कि उन्होंने सोचा था, देखने की बात। अब सभी चीजें जो त्योहार के लिए दी गई थी, उनकी संपत्तियों से एक काले अंतिम संस्कार का कार्यालय करने के लिए बदल दिया गया था। एक दुखद दफन दावत के लिए शादी की जयकार की गई, दुल्हन के भजनों को उदास स्वरों के लिए बदल दिया गया, तीखे वाद्यों को उदासी घंटियों के लिए बदल दिया गया, और फूल जो दुल्हन के रास्ते में बिखरे होने चाहिए थे, अब उनकी लाश को बिखेरने के लिए परोसा गया। अब एक पुजारी के बजाय उससे शादी करने के लिए, उसे दफनाने के लिए एक पुजारी की जरूरत थी, और वह वास्तव में चच में पैदा हुई थी, जीवित लोगों की हर्षित आशाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मृतकों की नीरस संख्या को बढ़ाने के लिए। बुरी खबर, जो हमेशा अच्छे से तेजी से यात्रा करती है, अब उसकी जूलियट की मौत की निराशाजनक कहानी रोमियो के पास मंटुआ में ले आई, इससे पहले कि दूत पहुंच सके, जिसे फ्रायर लॉरेंस से भेजा गया था, उसे यह बताने के लिए कि ये केवल नकली अंत्येष्टि थे, और छाया और मृत्यु का प्रतिनिधित्व, और यह कि उसकी प्रिय महिला कब्र में लेटी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए, यह उम्मीद करते हुए कि रोमियो उसे उस सुनसान हवेली से मुक्त करने के लिए कब आएगा। इससे ठीक पहले, रोमियो असामान्य रूप से हर्षित और हल्के फुल्के थे। वह रात की वह मर गया में सपना देखा था, एक अजीब सपना, कि सोचने के लिए एक मरे हुए आदमी छुट्टी दे दी है, और उसकी महिला आया की और उसे मृत पाया गया, और उसके होठों में चुंबन है कि वह पुनर्जीवित के साथ इस तरह जीवन सांस और एक सम्राट था। और अब जब वेरोना से एक दूत आया, तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से यह किसी शुभ समाचार की पुष्टि करने के लिए था जिसे उसके सपनों ने प्रस्तुत किया था। लेकिन जब इस चापलूसी दृष्टि के विपरीत दिखाई दिया, और कि यह उसकी महिला थी जो सच है, जिसे वह किसी भी चुंबन से पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, में मर गया था, वह घोड़े उस रात का आदेश दिया तैयार किया जा रहा है, वह निर्धारित के लिए वेरोना यात्रा करने के लिए और देखने के लिए उसकी औरत उसकी कब्र में। और जैसे ही हताश लोगों के विचारों में शरारत तेजी से प्रवेश करती है, उसने एक गरीब औषधालय को ध्यान में रखा, जिसकी मंटुआ में वह हाल ही में दुकान से गुजरा था, और उस आदमी की भिखारी उपस्थिति से, जो भूखा लग रहा था, और उसके में मनहूस शो, गंदी अलमारियों पर लगे खाली बक्सों का प्रदर्शन, और अत्यधिक मनहूसता के अन्य प्रतीक। उन्होंने उस समय कहा था, शायद कुछ गलतफहमी है कि उनका अपना विनाशकारी जीवन शायद इतने हताश निष्कर्ष के साथ मिल सकता है, अगर एक आदमी को जहर की जरूरत होती है, जिसे मंटुआ के कानून के अनुसार बेचने के लिए मौत है, तो यहाँ एक गरीब बेचारा रहता है जो उसे बेच देगा। उसके अब के ये शब्द उसके दिमाग में आए, और उसने औषधालय की तलाश की, जिसने कुछ दिखावा करने के बाद रोमियो ने उसे सोने की पेशकश की, जिसे उसकी गरीबी का विरोध नहीं कर सका, उसे एक जहर बेच दिया, जिसे अगर उसने निगल लिया, तो उसने उससे कहा, अगर वह 20 पुरुषों की ताकत थी, उसे जल्दी से भेज देंगे। इस जहर के साथ वह वेरोना के लिए निकल पड़ा, ताकि उसकी मकबरे में अपनी प्रिय महिला को देखा जा सके, जिसका अर्थ है, जब वह अपनी दृष्टि से संतुष्ट हो गया, जहर निगलने और उसके पक्ष में दफन होने के लिए, वह आधी रात को वेरोना पहुंचे, और उन्होंने चर्चयार्ड पाया, जिसके बीच में कैपुलेट्स का प्राचीन मकबरा स्थित था।
उसने एक प्रकाश, एक कुदाल और रिंचिंग लोहा प्रदान किया था और एक आवाज से बाधित होने पर स्मारक को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसे विले मोंटेग के नाम से उसे अपने गैरकानूनी व्यवसाय से दूर रहने के लिए कहा गया था। यह युवा काउंट पेरिस था, जो रात के उस बेमौसम समय में जूलियट की कब्र पर फूल बिखेरने और उसकी कब्र पर रोने के लिए आया था, जो उसकी दुल्हन होनी चाहिए थी। वह नहीं जानता था कि रोमियो को मृतकों में क्या दिलचस्पी है, लेकिन उसे एक मोंटेग और जैसा कि वह माना जाता है, सभी कैपुलेट्स के लिए एक शपथ ग्रहण करने के लिए जानते हुए, उसने फैसला किया कि वह रात में मृतकों के लिए कुछ खलनायक शर्म करने आया था निकायो। इसलिए उसने क्रोधित स्वर में उसे टालने को कहा और एक अपराधी के रूप में वेरोना के कानूनों द्वारा मरने की निंदा की गई। यदि वह शहर की दीवारों के भीतर पाया जाता तो वह उसे पकड़ लेता। रोमियो ने पेरिस से उसे छोड़ने का आग्रह किया और उसे टायबाल्ट के भाग्य से चेतावनी दी, जो वहां दफन हो गया था, अपने क्रोध को भड़काने या उसे मारने के लिए मजबूर करके उसके सिर पर एक और पाप नहीं डालने के लिए। लेकिन तिरस्कार में गिनती ने उसकी चेतावनी को अस्वीकार कर दिया और उस पर एक अपराधी के रूप में हाथ रखा, जिसका रोमियो ने विरोध किया। वे लड़े और पेरिस गिर गया। जब रोमियो एक रोशनी की मदद से यह देखने के लिए आया कि वह कौन था जिसे उसने मारा था, कि वह पेरिस था, जिसने मंटुआ से अपने तरीके से सीखा को जूलियट से शादी करनी चाहिए थी, उसने मरे हुए युवक को हाथ से लिया, एक के रूप में जिसे दुर्भाग्य ने एक साथी बना दिया था, और कहा कि वह उसे एक विजयी कब्र में दफन कर देगा, जिसका अर्थ है जूलियट की कब्र में, जिसे उसने अब खोला। और वहां उसकी महिला थी, जिसकी मृत्यु के पास उसकी अतुलनीय सुंदरता में एक विशेषता या रंग बदलने की कोई शक्ति नहीं थी, या मानो मृत्यु लोभी हो, और दुबले घिनौने दैत्य ने उसे अपने आनंद के लिए वहीं रखा, क्योंकि वह अभी तक ताजा और खिली हुई लेटी थी, जैसे वह सोई हुई औषधि को निगलकर सो गई थी। और उसके पास टायबाल्ट अपने खूनी कफन में लेटा था, जिसे रोमियो ने देखा। उसके बेजान लाश के लिए क्षमा मांगी और जूलियट के लिए उसे चचेरा भाई कहा, और कहा कि वह अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारकर उस पर एहसान करने वाला था। यहाँ रोमियो अपनी प्रेमिका के होंठ के अपने अंतिम छुट्टी ले ली, दोनों के चुंबन। और यहाँ उसने अपने थके हुए शरीर से अपने क्रॉस टॉस के बोझ को हिलाया, उस जहर को निगल लिया जिसे औषधालय ने उसे बेच दिया था, जिसका ऑपरेशन घातक और वास्तविक था, न कि उस जुदा करने वाली औषधि की तरह जिसे जूलियट ने निगल लिया था, जिसका प्रभाव अब लगभग समाप्त हो रहा था। और वह यह शिकायत करने के लिए जागने वाली थी कि रोमियो ने अपना समय नहीं रखा था, या कि वह बहुत जल्दी आ गया था। अभी के लिए वह समय आ गया था जब तपस्वी ने वादा किया था कि उसे जागना चाहिए। और वह यह जानकर कि उसके पत्र जो उसने मंटुआ को भेजे थे, दूत के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हिरासत से रोमियो तक कभी नहीं पहुंचे, खुद को एक पिकैक्स और लालटेन प्रदान किया, ताकि महिला को उसकी कैद से छुटकारा मिल सके। लेकिन वह कैपुलेट स्मारक में पहले से ही जलती हुई रोशनी को देखकर और उसके पास तलवारें और खून देखकर, और रोमियो और पेरिस को स्मारक के पास बेदम पड़ा देखकर हैरान था। इससे पहले कि वह एक अनुमान लगा पाता, यह कल्पना करने के लिए कि ये घातक दुर्घटनाएं कैसे हुई, जूलियट अपनी समाधि से बाहर निकली और अपने पास तपस्वी को देखकर उसे वह स्थान याद आया जहां वह थी, और उसके वहां होने का अवसर, और पूछा रोमियो के लिए। लेकिन तपस्वी ने एक शोर सुनकर उसे मृत्यु और अप्राकृतिक नींद के स्थान से बाहर आने के लिए कहा, क्योंकि वे जितना विरोध कर सकते थे उससे अधिक शक्ति ने उनके इरादों को विफल कर दिया था, और लोगों के आने के शोर से भयभीत होकर भाग गया। लेकिन जब जूलियट देखा कप उसका सच्चा प्यार के हाथ में बंद कर दिया गया है, वह अनुमान लगाया है कि जहर उसके अंत का कारण किया गया था, और वह तलछट यदि कोई छोड़ दिया गया है निगल लिया होता, और वह यदि कोई जहर की कोशिश करने के लिए अपने अभी भी गर्म होंठ चूमा फिर भी उन पर लटके रहे। फिर लोगों के आने का शोर सुनकर उसने जल्दी से एक खंजर खोल दिया जो उसने पहना था, और खुद को छुरा घोंपते हुए अपने सच्चे रोमियो की तरफ से मर गई। तब तक घड़ी उस स्थान पर आ चुकी थी। काउंट पेरिस से संबंधित एक पृष्ठ, जिसने अपने गुरु और रोमियो के बीच लड़ाई देखी थी, ने अलार्म दिया था, जो नागरिकों के बीच फैल गया था, जो वेरोना की सड़कों पर ऊपर और नीचे जाते हुए भ्रमित होकर कहते थे, ए पेरिस, ए रोमियो, ए जूलियट, जब तक अफवाह पूरी तरह से उन तक नहीं पहुंच गई।
तब तक हंगामे के कारणों की जांच करने के लिए राजकुमार के साथ लॉर्ड मोंटेग और लॉर्ड कैपुलेट को उनके बिस्तर से बाहर लाया गया। तपस्वी को कुछ घड़ी से पकड़ लिया गया था, गिरजाघर से आ रहा था, कांप रहा था, आहें भर रहा था और एक संदिग्ध तरीके से रो रहा था। कैपुलेट स्मारक पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी की जा रही थी। राजकुमार ने तपस्वी से मांग की थी कि वह इन अजीब और विनाशकारी दुर्घटनाओं के बारे में क्या जानता है, और वहां ओल्ड लॉर्ड्स मोंटेग्यू और कैपुलेट की उपस्थिति में उन्होंने अपने बच्चों के घातक प्रेम की कहानी को ईमानदारी से बताया। उनके विवाह को बढ़ावा देने में उन्होंने जो हिस्सा लिया, उस संघ में उनके परिवारों के बीच लंबे झगड़े को समाप्त करने की आशा में। कैसे रोमियो वहामृत जूलियट का पति था और जूलियट वहामृत रोमियो की वफादार पत्नी थी। कैसे, इससे पहले कि वह अपनी शादी को प्रकट करने का एक उपयुक्त अवसर ढूंढ पाता, जूलियट के लिए एक और मैच का अनुमान लगाया गया, जिसने दूसरी शादी के अपराध से बचने के लिए नींद के मसौदे को निगल लिया, जैसा कि उसने सलाह दी थी, और सभी ने उसे मृत समझ लिया। इस बीच उसने रोमियो को आने और उसे ले जाने के लिए लिखा, जब औषधि का बल समाप्त हो जाना चाहिए, और दूध के किस दुर्भाग्यपूर्ण गर्भपात से पत्र रोमियो तक कभी नहीं पहुंचे। इसके अलावा तपस्वी कहानी का पालन नहीं कर सकता था और न ही इससे अधिक जानता था। जूलियट को मृत्यु के स्थान से छुड़ाने के लिए खुद आकर उसने काउंट पेरिस और रोमियो को मार डाला। शेष लेन देन की आपूर्ति उस पृष्ठ के वर्णन द्वारा की गई थी जिसने पेरिस और रोमियो को लड़ाई करते देखा था, और नौकर द्वारा जो रोमियो के साथ वेरोना से आया था, जिसे इस वफादार प्रेमी ने अपने पिता को देने की स्थिति में पत्र दिए थे, उनकी मृत्यु, जिसने तपस्वी के शब्दों को अच्छा बना दिया। जूलियट के साथ अपनी शादी को स्वीकार करते हुए, अपने माता पिता की क्षमा मांगते हुए, गरीब दवा के जहर की खरीद को स्वीकार करते हुए और जूलियट के साथ मरने और झूठ बोलने के लिए स्मारक में आने का उनका इरादा स्वीकार किया। इन सभी परिस्थितियों ने एक साथ सहमति व्यक्त की कि वह इन जटिल वधों में किसी भी हाथ से तपस्वी को साफ करने के लिए अपने स्वयं के अच्छे, फिर भी बहुत कृत्रिम और सूक्ष्म षड्यंत्रों के अनपेक्षित परिणामों से आगे निकल सकता है। और राजकुमार इन पुराने प्रभुओं मोंटेग और कैपुलेट की ओर मुड़ते हुए उन्हें उनकी क्रूर और तर्कहीन शत्रुता के लिए फटकार लगाई, और उन्हें दिखाया कि स्वर्ग ने इस तरह के अपराधों पर क्या संकट डाला था, यहाँ तक उनके बच्चों के प्यार के माध्यम से उन्हें दंडित करने का साधन भी मिला था। उनकी अप्राकृतिक नफरत और ये पुराने प्रतिद्वंद्वी अब दुश्मन नहीं थे, अपने लंबे संघर्ष को अपने बच्चों की कब्रों में दफनाने के लिए सहमत हुए। और लॉर्ड कैपुलेट ने लॉर्ड मोंटेग से अनुरोध किया कि वह उन्हें भाई के नाम से बुलाकर अपना हाथ दे, जैसे कि युवा कैपुलेट और मोंटेग के विवाह से उनके परिवारों के मिलन की स्वीकृति में, और यह कहकर कि लॉर्ड मोंटेग का हाथ सामंजस्य के प्रतीक में उसने अपनी बेटी के जोड़ के लिए मांगा था। लेकिन लॉर्ड मोंटेग ने कहा कि वह उसे और अधिक देंगे, क्योंकि वह उसे शुद्ध सोने की एक मूर्ति खड़ा करेगा, जबकि वेरोना ने अपना नाम रखा। किसी भी आकृति को उसकी समृद्धि और कारीगरी के लिए इतना सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए जितना कि सच्चे और वफादार जूलियट का। और बदले में लॉर्ड कैपुलेट ने कहा कि वह रोमियो के लिए एक और मूर्ति स्थापित करेंगे। तो क्या इन बेचारे बूढ़ों ने, जब बहुत देर हो चुकी थी, परस्पर शिष्टाचार में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास किया, जबकि पिछले समय में उनका क्रोध और शत्रुता इतनी घातक थी कि उनके बच्चों के भयानक तख्तापलट उनके झगड़ों और मतभेदों के लिए गरीब बलिदान के अलावा कुछ भी नहीं, महान परिवारों की जड़ें और ईर्ष्या को दूर कर सकता था। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।